यूट्यूब चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पे स्वागत है। हम लोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने 1929 के लाहौर अधिवेशन के बारे में पिछले क्लास में बताया था। इसमें हम बताने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटनाएं क्या क्या हुई। जैसे पिछले क्लास में आपने जान लिया कि डांडी मार्च किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम से। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद अपने 78 सहयोगियों के साथ वे डांडी नामक स्थान पर पहुंचे। डांडी गुजरात के नवासारी जिले का एक समुद्र तटीय गांव है, जहां गांधी जी को पहुंचना था और एक मुट्ठी नमक बनाकर उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना था। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इसे कहा जाता है इंग्लिश। इसमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट थेरो की पुस्तक से गांधी जी ने लिया था ये प्रेरणा। इसमें जो 24 दिन बाद गांधी जी वहाँ पहुँचे तो पहला कार्यक्रम वहाँ होता है। डांडी मार्च समाप्त होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। एक मुट्ठी जैसे ही नमक उठाया, लेकिन एक मुट्ठी नमक उठाने से पहले जो घटना होती है, कांग्रेस की एक सदस्या मैडम सरोजनी नायडू ने गांधी जी का वहाँ स्वागत किया कि विधि भंजक, कानून तोड़ने वाले, आपका स्वागत है। क्या बात है, यहाँ कानून तोड़ने पर स्वागत किया जा रहा है। कई कानून तोड़ने पे जेल में बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ कानून तोड़ना आवश्यक था, इसलिए ऐसा था। तो पहली जो घटना घटी थी इसमें, वो पहली घटना थी कि डांडी पहुँचने पर सरोजनी नायडू ने गांधी जी का स्वागत किया। नायडू ने गांधी जी का स्वागत किया, ये पहली घटना है। ये जो पहली घटना घटी थी, और गांधी जी ने जैसे ही एक मुट्ठी नमक उठाया तैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। और वो घटना मैं पहले ही बता चुका हूँ संभवतः कि वो 5 अप्रैल से वो घटना शुरू हो गई थी। जैसे ही गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया, ये सूचना पूरे देश में कांग्रेस के सदस्यों, कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ पहुंची, और वो लोग जहाँ थे वहीं से उन लोगों ने ये कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जैसे दक्षिण भारत में उसमें थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, दक्षिण भारत में एक स्थान होता है, वह है चित्रकूट। कहीं कहीं लिखा गया उसको चित्रेनगौड से वेदारण्य तक उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। इसलिए पहली घटना ये कि दक्षिण में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इधर चला जाएगा, मैं इसको इधर ले देता हूँ। राजगोपालाचारी ने चित्रेनगौड से वेदारण्य तक ये कार्य शुरू किया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। मार्च किया, ये कार्य शुरू हुआ। मोतीलाल नेहरू एक बोरा नमक लेकर बैठ गए इलाहाबाद में। अब मोतीलाल नेहरू जैसा संपन्न आदमी, उस समय भारत का सबसे धनी मनी आदमी, आज भी बड़े संपन्न हैं उनके परिवार के लोग, एक बोरा नमक लेकर बैठ गए और तुरंत लोगों ने हाथों हाथ उनसे एक एक किलो नमक ले लिया। यानी हम सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम बिना टैक्स के नमक बेचेंगे, नमक बनाएंगे, ये हमारा देश है और हम इस पर अधिकार रखते हैं, हम इस पर हक रखते हैं और हम ऐसा करेंगे। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में नमक बेचा, तो और कहाँ बेचेंगे, इलाहाबाद में ही इनका घर था, तो इन्होंने वहाँ पर नमक बेचा और लोगों ने हाथों हाथ लिया। अगला इसी तरह जान लें, गोपबंधु चौधरी ने उड़ीसा में
इसी तरह से के केलप्पड़ ये वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। वाइकोम एक मंदिर सत्याग्रह था, मंदिर प्रवेश से संबंधित सत्याग्रह था। उसके लीडर होते थे के केलप्पड़ ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह किया। ये रहा, ये जन सामान्य के लोगों द्वारा किया गया गांधी जी के समर्थन में सत्याग्रह था। ऐसे ही समय दो बड़ी घटनाएं घटती हैं पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत मतलब आजकल का पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने देश में था। बलूच लीडर एक हुआ करते थे जिन्हें कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान एक कबायली जनजाति थे, पख्तूनिस्तान के पठान थे और बड़े ही उदार गांधी जी की तरफ के व्यक्ति थे। इसी कारण से इनको सीमांत गांधी कहा जाता था या फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बड़े सहयोगी थे। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी बहुत बड़े सहयोगी थे। आप लोग अगर फिल्म हीना देखे होंगे तो उसमें जो जनजाति दिखाई जाती है वो बलूच लोग हैं, पख्तूनिस्तान के लोग हैं, वही कबायली लोग जो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कदम से कदम मिलाकर गांधी जी के सत्याग्रहों का समर्थन करते थे। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन और उनके समर्थन में मार्च किया स्वयं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहाँ एक पार्टी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई खिदमतगार लोग हमेशा लाल कुर्ती पहने रहते थे, लाल कुर्ता पहन करके किसी विरोध प्रदर्शन में जाते थे, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान के आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया है। तो आप यहाँ जो घटना घटती है, यहाँ बलूचिस्तान में एक गांधीवादी नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रहे, ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। गफ्फार खान साहब भारत रत्न भी हैं, इन्हें दिया गया है और इन्होंने गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थन किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन था। ये लाल कुर्ती आंदोलन गांधी जी के समर्थन में स्वयं खान बाबा ने चलाया था। इनकी पार्टी थी खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई खिदमतगार ये इनकी पार्टी, मतलब भगवान की सेवक, खुदाई खिदमतगार पार्टी, ये इनकी पार्टी थी। ये लोग गांधी जी को मलंग बाबा कहते थे। गांधी जी को मलंग बाबा, महात्मा गांधी को ये लोग मलंग बाबा कहते थे और स्वयं खान साहब सीमांत गांधी कहलाते थे। सीमांत गांधी कहा जाता था। ये इतनी घटनाएं होती हैं। सीमांत गांधी भारत में भारत रत्न प्राप्त करता भी है। बड़े आश्चर्य की बात है, पाकिस्तान जिस समय हमारे देश से अलग हो रहा था, इस सीमांत गांधी ने भारत में रहने का फैसला लिया था। यद्यपि आवाज़ दबा दी गई, इनको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, ये भारत में रहने का फैसला लेते। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के साथ रहूँगा,
पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं रहना है। कमोबेश आज भी इनके वंशज पाकिस्तान से लड़ाइयाँ लड़ा करते हैं। वो अकबर खान बुगती, ब्रह्मदाग बुगती इत्यादि जो लोग हैं ना, तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा मरवा दिए गए। ये लोग इनके वंशज हैं और आज भी ये लोग भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं, भारत के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये घटना घटी थी। लेकिन यहाँ एक और भी घटना घटी। इनके आंदोलन से, इनके धरना प्रदर्शन से परेशान होकर के सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को इन्हें गोली मार देने के लिए कहा। लेकिन उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के नायक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे लालकुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी गांधी जी का प्रभाव, गांधी जी का वर्चस्व अब सेना तक पहुंच चुका था। सरकार इस बात से परेशान थी कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना प्रभावशाली हो चुका है कि अब गांधी जी का सविनय अवज्ञा या असहयोग सेनाओं तक पहुंच चुका है। अब सेनाएं धीरे धीरे बगावत करने लगी हैं। जैसा कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने लेफ्टिनेंट कर्नल की आवाज़ मानने से इनकार कर दिया था, ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। और बबलू भैया यहाँ थोड़ा पढ़ा तो ये इसको भी हम लिख देते हैं, देख लीजिए आप लोग। लालकुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली मारने के आदेश को चंद्र सिंह गढ़वाली, यानी गढ़वाल रेजिमेंट के लीडर हुआ करते थे, चंद्र सिंह गढ़वाली ने स्पष्ट इनकार कर दिया या स्पष्ट मना कर दिया। ये भी घटना हुई थी। तो क्लियर, चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल रेजिमेंट के नायक होते थे और गढ़वाल रेजिमेंट को सरकार ने आदेश दिया कि लालकुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाए, इन लोगों को मार डाला जाए। लेकिन उन्होंने कहा ये निहत्थे और शांत धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर कम से कम मैं गोलियां चलाने का आदेश नहीं दूंगा। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। पश्चिमोत्तर भारत में तो ये घटना घटी थी। पूर्वोत्तर भारत में देखिए एक घटना घटी थी, यहाँ हुआ नगा विद्रोह। यहाँ पर नगा विद्रोह हुआ और नगा विद्रोह के लीडर थे रोमनेई जेनोदांग। रोमनेई जेनोदांग हरका पंथ चलाए थे, एक समाज सुधार आंदोलन चलाए थे पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ करके उन्हें फांसी दे दी गई। इसके तुरंत बाद उनकी 14 वर्षीय बहन गेडिनल्ली ने इस आंदोलन को संभाला। गेडिनल्ली को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और वे जेल में तब तक बंद रही जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद हो जाने के भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला काम किया, रानी गेडिनल्ली को तुरंत जेल से छुड़ाया, जेल से रिहा कराया, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया और उन्हें रानी की उपाधि दी। ये पूर्वोत्तर भारत का योगदान आप यहाँ लिख सकते हैं। नगा विद्रोह यहाँ पर हुआ था और रानी गेडिनल्ली एक मणिपुर की निवासी थी। इसमें रानी गेडिनल्ली ने मणिपुर से जो है गांधी जी के समर्थन में आंदोलन चलाया था। रानी गेडिनल्ली ने योगदान दिया। इन्हें पकड़ लिया गया और जेल में बंद किया गया। इन्हें रानी की उपाधि किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आज़ाद हिंद फौज ने, आज़ाद हिंद फौज और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने गेडिनल्ली जो कि एक 14 वर्षीय मणिपुर की लड़की थी, रोमनेई जेनोदांग की बहन थी, उधर ड्रिंग डांग जंग जांग यही सब नाम होता है। हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। भारत इनके प्रति कृतकृत्य है। और रानी गेडिनल्ली को रानी की उपाधि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये योगदान पूर्वोत्तर भारत में, ये योगदान पश्चिमोत्तर भारत में, और ये कांग्रेस के सदस्यों ने योगदान दिया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। रानी गेडिनल्ली के बारे में बताया जाता है कि बड़े कम उम्र से ही अपने भाई के साथ आंदोलन में
भाग लेती थी। इनके योगदान को देखकर, बलूच लोगों के योगदान को देखकर, और कांग्रेस के लोग तो सरकार के विरोधी माने ही जाते थे, इन योगदानों को देखकर सरकार एकाएक सहम गई। क्यों? क्योंकि जिसमें गांधी जी डांडी मार्च कर रहे थे कि मैं नमक अवश्य ही बनाऊंगा, इस नमक अवश्य बनाने के उसमें एक बार गवर्नर जनरल ने बड़ी हंसी की, बड़ी खिल्ली उड़ाई गांधी जी की। यदि गांधी जी एक केतली पानी उबाल कर समुद्र का और ब्रिटिश महारानी को चुनौती देना चाहते हैं तो महात्मा गांधी अपने जीवन भर एक केतली पानी उबाल सकते हैं। लेकिन अब गवर्नर जनरल को पता चला कि वो मैं गलत कहा था। ये एक मुट्ठी नमक उठाना पूरे देश में किस तरह से हिला करके सरकार को रख दिया। पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर और कांग्रेस ये सामने है। छोटी सी में इसमें एक और घटना होती है जिसको बताना यहाँ उचित है, जो गांधी जी के एक पुत्र मणिलाल गांधी ने दिया था योगदान। इमाम साहब के साथ, सरोजनी नायडू के साथ, इन सभी लोगों के साथ उन्होंने एक नमक कारखाने पर, धरसड़ा ही गुजरात में है, इसके नमक कारखाने पर इन्होंने धरना दिया था, जिसके कारण लोगों को लाठियों से पीटा गया था। तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं धरसड़ा गुजरात की घटना, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ध्यान रहे, जिस समय पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, गांधी जी के अनुयायी यानी कांग्रेस के सदस्यों का योगदान, जिसमें पूरे देश में उहापोह की स्थिति थी, हलचल की स्थिति थी, ऐसे ही समय धरसड़ा गुजरात में एक स्थान है। यहाँ के नमक कारखाने पर गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी, इमाम साहब और सरोजनी नायडू के साथ धरना दिए थे। यहाँ पर अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, किसने किसने धरना दिया था? यहाँ पर धरसड़ा के नमक कारखाने पर किसने धरना दिया था? गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र, और इसमें से मणिलाल गांधी जी के ज़्यादा प्रिय थे। तो मणिलाल गांधी ने इमाम साहब और सरोजनी नायडू के साथ धावा बोला, किंतु पुलिस ने इन लोगों को लाठियों से पीटा। इसकी चर्चा किसने किया? न्यू फ्रीमैन अखबार की संपादक तथा अमेरिकी नागरिक वेब मिलर ने किया। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जगहों पर विश्व में ऐसे हलचल देखे, लेकिन इतना शांतिप्रिय हलचल जहां पुलिस मारती है लेकिन आंदोलनकारी कोई उन पर हाथ नहीं उठाते, इतना शांतिप्रिय घटना मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी है। तो ये रही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटनाएं। अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन देख लेते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस समय साइमन कमीशन अपने देश में आया था उसका बड़ा प्रबल विरोध तो हुआ, लेकिन तमाम विरोध बगावत के बावजूद साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया, बता चुका हूं। और उसने जो इंग्लैंड में रिपोर्ट पेश की, उसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए
इंग्लैंड की सरकार ने और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर वहां पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा होती है। इसमें से पहला गोलमेज सम्मेलन उसी समय हो रहा था जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस एवं गांधी जी के भाग न लेने के कारण इंग्लैंड की सरकार, भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश महाराज को लगा कि ये सम्मेलन जैसे बिना मालिक के घर जैसा है, बिना दूल्हे के बारात जैसा है, कुछ इसका निष्कर्ष नहीं है जब तक कि कांग्रेस इसमें शामिल न हो जाए, गांधी जी शामिल न हो जाएं। इसलिए इससे निराशा जाहिर करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में गवर्नर जनरल इरविन को आदेश दिया कि येन केन प्रकारेण महात्मा गांधी को या कांग्रेस को, खासकर महात्मा गांधी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया जाए। पृष्ठभूमि यही बन रही है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा लिखना यहाँ संभव नहीं। महात्मा गांधी को अब मनाने के लिए वे इरविन जिन्होंने उनके 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, गांधी जी से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। अब वो गांधी जी से मिलना चाहते थे और गांधी जी इनकार कर रहे थे, किंतु इरविन से उन्होंने भारतीय नेताओं जैसे तेज बहादुर सप्रू, MS जयकर जैसे लोगों से, बड़े नेताओं से मिलकर गांधी जी को अपने से मुलाकात करने के लिए राजी किया और गांधी जी से अंततः इरविन से दिल्ली में एक समझौता हो गया। दिल्ली में समझौता जो हुआ, उस समझौते के द्वारा आखिरकार गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और गांधी इरविन समझौता हो जाने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया या सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। ये जो इन दोनों लोगों के बीच समझौता हुआ था, वह समझौता हुआ था 12 मार्च 1931 को। एक साल लगभग चला, एक साल नहीं 11 महीने, क्योंकि वो 5 अप्रैल को है और ये 5 मार्च को है। सॉरी, मैंने 12 बोल दिया, 5 मार्च को है। तो लगभग 11 महीने ये आंदोलन चला था। मैंने कल लिख भी दिया था कि आंदोलन जो चला 5 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज चला। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार गांधी से इरविन से समझौता हो गया और समझौते के बाद आखिरकार गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। यही आपको यहाँ बताना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। सविनय आंदोलन की समाप्ति ये कैसे हुई आप इसमें देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड इरविन ने MS जयकर, TB सप्रू के माध्यम से गांधी जी से संपर्क साधा। गांधी जी से संपर्क साधा और इसी संपर्क के फलस्वरूप गांधी जी से उनसे समझौता हो गया और जो संपर्क साधा उसके कुछ गांधी जी की मांगे थी, इरविन ने उसे माना। जैसे गांधी जी की जो मांगे होती थी उसको अधिकांश मांगों को मान लिया, जैसे राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, नमक कर समाप्त हो,
शराबबंदी हो आदि, बहुत कुछ क्या लिखूं, आदि इत्यादि। ध्यान रहे जो राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, इसमें उसने कहा कि ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर हत्या का आरोप नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुभाष चंद्र इस समय सरदार भगत सिंह और राजगुरु इत्यादि जेल में बंद थे। महात्मा गांधी के बारे में स्वयं इरविन ने लिखा है कि मेरे एक बार कहने के बाद कि ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर हत्या का आरोप जैसे सुभाष भगत सिंह इत्यादि, तो इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी अगर अड़ जाते इस पर तो उसे छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था किसी भी कीमत पर गांधी जी को सम्मेलन में आने के लिए राजी किया जाए। अगर गांधी जी अड़ जाते कि यदि इन लोगों को नहीं छोड़ोगे तो मैं सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। लिखा है उसने कि अगर इस बात पर वो अड़ जाते गांधी जी, तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता। लेकिन गांधी जी यहाँ एक बार के बाद मौन हो गए। ये उनके राजनीतिक जीवन पर, उनके शांतिप्रिय अहिंसा के आंदोलनों पर बहुत बड़ा धब्बा है। गांधी जी वहाँ साइलेंट हो गए और आखिरकार इन तीनों राजनीतिक कैदियों को छुड़ा नहीं पाए। जतिन दास तो मर ही गए भूख हड़ताल करते करते। इसी नाते गांधी जी जिस समय कराची अधिवेशन 1931 में जो है उसमें जाते हैं तो उनको काला झंडा दिखाया जाता है। गांधी जी का बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ था वहाँ पर, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं इस तथ्य को यही बताना चाहूँगा कि अन्य राजनीतिक कैदियों को उन्होंने छुड़ा तो लिया, लेकिन राजगुरु और सरदार भगत सिंह इत्यादि बड़े नेताओं को छुड़ाने में असफल रहे और आखिरकार उन लोगों को फांसी हो गई। ये हुआ। नमक कर समाप्त हो या नमक बनाने की इजाज़त दी जाए, ये भी हुआ। शराबबंदी हो इत्यादि, इन सब चीज़ों को अंततः थोड़ी बहुत परिवर्तनों के साथ इरविन ने मान लिया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अब मैं गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पहले ही जान लीजिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्यों नहीं भाग लिए, क्योंकि उसी समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और गांधी जी उसमें नहीं भाग लिए तो अंग्रेजों की मजबूरी हो गई कि भारत की समस्याओं के निदान का मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस में भी वर्चस्व वाले लीडर महात्मा गांधी, इसलिए उनको सम्मेलन में राजी किया जाए। ये दो तीन चीज़ें जो हमने आपको बताई, इसके कारण गांधी जी और इरविन से समझौता हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो गई। तो आप इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति इसी में लिख सकते हैं आप, गांधी इरविन समझौता। तो आप अंत में यहाँ लिख सकते हैं अंततः पाँच मार्च 1931 को को अक्षर वही से हमारा नहीं बनता है, 31 को गांधी इरविन समझौता हो गया। और सविनय अवज्ञा समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा समाप्त हो गया। हायर एजुकेशन या हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी समय सरोजिनी नायडू ने कुछ टिप्पणी किया था। सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को कहा था दो महात्मा, माने इरविन भी महात्मा है गाय गोबर खाकर, लेकिन यह है कि अब है ऐसा है ना। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हो गया तो आंदोलन की समाप्ति हो गई 5 मार्च 1931। और मैडम एनी बेसेंट ने कहा था कि ये दो महात्मा, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, और दिल्ली समझौते पर टिप्पणी किया था किसने? सरोजिनी नायडू ने। इस सरोजिनी नायडू ने कहा कि वो ये दोनों इतने महान हैं कि दोनों महात्मा हैं। इरविन भी महात्मा हैं सरोजिनी नायडू की नज़र में, और गांधी जी तो महात्मा थे ही, घोषित महात्मा थे। इतनी बातें होती हैं। इसके बाद अब हम जब अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वो होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद बताया जाएगा। फिर हम उसमें बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष स्वरूप, परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिस पर हमारे देश के संविधान पर जिसका सबसे अधिक प्रभाव है। आज इतना ही। थैंक यू क्लास। तीनों गोलमेज सम्मेलन में लेने वाले